तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है महेंद्र वर्मा और आप सभी का अध्ययन क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने अपने इस चैनल पर आपकी कंप्लीट सीटेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करा दी है। तो मैंने ईवीएस और मैथ के 2 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस करा दिए थे। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। इस वीडियो में सीटीपी का जो है प्रैक्टिस सेट 1 मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। और इस वीडियो में प्रैक्टिस के साथ साथ में आपको थ्योरी भी यहाँ पर मैं कराने वाला हूँ। और ये जो वीडियो है ये लेवल 1 और लेवल 2 दोनों यहाँ पर लेवल के लिए मैं सीडीपी आपकी डिस्कस कराने वाला हूँ। कंप्लीट तरीके से यहाँ पर आपको पूरा सीटेट की प्रिपरेशन मिलने वाली है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपकी सीटेट की कंप्लीट प्रिपरेशन कराने वाला हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। अगर आप एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक हैं तो आप में कौन कौन सी क्वालिटी जो है वो होनी चाहिए। ए ऑप्शन है धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए। बी ऑप्शन है शिक्षण विधियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता होनी चाहिए। सी ऑप्शन है अतिमानक भाषा में पढ़ाने की दक्षता होनी चाहिए, या फिर पढ़ाने में उत्सुकता होनी चाहिए। तो अगर आप एक प्राइमरी के टीचर हैं तो आप में धैर्य और दृढ़ता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर आप एक प्राथमिक स्तर के यहाँ पर शिक्षक हैं तो वहाँ पर आपको क्या होना चाहिए, आप में धैर्य और दृढ़ता का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं और वे यहाँ पर शैतानी करने लगते हैं। तो अगर आप में पेशेंस होगा तो आप उनको मैनेज अच्छे से कर पाएंगे। इसीलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता है। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा सबसे अच्छा तरीका जो है वो हो सकता है। तो ए ऑप्शन है कि अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वह उनके बच्चे का अनुभाग बदल दें। बी ऑप्शन है कि अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए। सी ऑप्शन है कि अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल लेना चाहिए, या फिर अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। तो देखो, शिक्षक क्या है, एक लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को कहीं भी बैठने की वो अनुमति दे देता है। तो यहाँ पर अभिभावकों को क्या करना चाहिए कि शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए। इसलिए क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, ये जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें अगर आपको ये नहीं आ रहा होता क्वेश्चन तो आप इसको कैसे एलिमिनेट करते ऑप्शंस को। तो देखो यहाँ पर ए ऑप्शन है कि अभिभावकों को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वह उनके बच्चे का अनुभाग बदल दें। मतलब कि क्या सेक्शन को बदल देना चाहिए, तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए। निगेटिव ऑप्शन आपको दिख रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब सी ऑप्शन देख लेते हैं कि अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल लेना चाहिए। तो यहाँ पर भी ये निगेटिव सेंस दे रहा ऑप्शन, इसलिए सी भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। डी ऑप्शन है कि अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। तो किसी की शिकायत के लिए जो एनसीएफ है वो यहाँ पर जो है उसको प्रोत्साहित नहीं करता, इसलिए डी ऑप्शन भी क्या है, नेगेटिव है। तो देखो ए, सी और डी क्या हो गया आपका नेगेटिव ऑप्शन के कारण ये दो तीनों क्या हो गए, यहाँ पर एलिमिनेट हो गए। अब केवल बी ऑप्शन यहाँ पर बचा और बी ऑप्शन ही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कि शिक्षक पर अगर आप विश्वास करेंगे तभी जो टीचर है वो बच्चों को आसानी से और स्वतंत्र तरीके से बच्चों को पढ़ा पाएगा। तो बी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। देखो, आपको बालक की वह अवस्था बतानी है कि जब बच्चा क्या हो जाता है, तार्किक रूप से वस्तुओं को और घटनाओं के विषय में यहाँ पर चिंतन करने लगता है। तो ए ऑप्शन है कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। बी ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। सी ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या फिर डी ऑप्शन है यहाँ पर संवेदी प्रेरक अवस्था। देखो, ये जो जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं हैं इसमें जो इन्होंने बताया था कि बच्चा जो है तार्किक और घटनाओं के विषय में जब चिंतन प्रारंभ करता है तो वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। देखो, जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी थी। पहली इन्होंने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था दी थी जो कि 0 से 2 वर्ष तक चलती है।
दूसरी इन्होंने संवेदी प्रेरक अवस्था दी थी, जो कि यहाँ पर चलती है आपकी 2 से 7 वर्ष तक चलती है। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीसरी अवस्था जो है वो 7 से 11 वर्ष तक चलती है, जो कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। और जो चौथी है वो 11 से यहाँ पर उसके आगे की अवस्था होती है, तो इसको क्या बोलते हैं, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, जब बच्चा 7 साल या फिर उससे ज़्यादा का होता है तो वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाता है जीन पियाजे के हिसाब से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मन का मानचित्रण संबंधित है। तो मन का मानचित्रण किससे संबंधित है, साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से संबंधित है। बी ऑप्शन है कि मन का चित्र बनाने से संबंधित है, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से संबंधित है, या फिर बोध समझ बढ़ाने की तकनीक से यहाँ पर जो है वो संबंधित है। चलिए बताइए फोर्थ का यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो देखो मन का जो मानचित्रण होता है उसमें मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से यहाँ पर संबंधित है, इसलिए क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अगर कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो यहाँ पर आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है। आपको ए ऑप्शन दे रखा है कि महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना। बी ऑप्शन है कि सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना। सी ऑप्शन है कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, या फिर क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का यहाँ पर प्रयोग करना। अगर आप विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को अगर आप संबोधित कर रहे हैं तो वहाँ पर सबसे जो अच्छा तरीका होता है वो क्षमता के अनुरूप आपको शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना है, कि बालक का यहाँ पर मानसिक लेवल क्या है, वो यहाँ पर किस क्षमता का है, उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर टीचिंग मेथड जो हैं वो आपको यहाँ पर यूज़ करने होते हैं क्लास में, और उसी हिसाब से आपको पढ़ाना होता है, तभी आप अच्छे से बालक को यहाँ पर समझा पाएंगे। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है वो 5th क्वेश्चन का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। ए ऑप्शन है कि प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के लिए अवसर उपलब्ध कराना। बी ऑप्शन है कि विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। सी ऑप्शन है कि परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग कराना, या फिर अच्छा शिक्षा के व्यवहारिक मूल्य के लिए विद्यार्थियों का यहाँ पर शिक्षण हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 का जो है वो ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप जो है शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण कर रहे हैं, और सृजनात्मकता का पोषण तभी हो पाएगा जब आप विद्यार्थियों को क्या करेंगे, अवसर उपलब्ध कराएंगे। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। यहाँ पर आपको बताना है कि जो बालक है यहाँ पर वो अमूर्त संकल्पनाओं, मतलब कि जब उसको कोई भी चीज़ दिख नहीं रही है तब भी वो क्या कर देता है, यहाँ पर उसके बारे में सोच लेता है। जैसे कि जब वो गणित की प्रॉब्लम सॉल्व करता है, आप एग्जाम्पल से समझिए कि जैसे कि वो गणित की प्रॉब्लम सॉल्व करता है और एक्स वाई क्या करने लगता है, मानने लगता है, लेट करने लगता है। तो उसको पता तो नहीं कि एक्स का मान क्या होगा या फिर वाई का मान क्या होगा, लेकिन वो यहाँ पर मान करके और क्या करता है कि क्वेश्चन को वहाँ पर सॉल्व कर लेता है। तो वो सॉल्व कर पाता है इसीलिए क्योंकि उसमें जो है अमूर्त संकल्पनाओं का तार्किक चिंतन जो है वो उसने प्रारंभ कर दिया है। तो ये जो अवस्था होती है ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है, जो कि 11 वर्ष के आगे की अवस्था होती। जब बच्चा 11 साल या फिर उससे ज़्यादा का हो जाता है तो यहाँ पर वो जो है यहाँ पर अमूर्त संकल्पनाओं और तार्किक चिंतन पे यहाँ पर करने लगता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ए ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखो पियाजे वाले जो क्वेश्चन हैं आपके सीटेट में खूब पूछे जाते हैं, चाहे वो लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो। तो आपको जैसे कि आपका वाइगोत्स्की हो गया, पियाजे हो गया, कोहलबर्ग है, इनसे सीटेट में खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको इन तीनों का जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे से सारी चीज़ें समझ लेनी है। अगर आपको इनको डिटेल में पढ़ना है तो मेरे चैनल पर वीडियो
बना हुआ है ऑलरेडी और मैंने डिटेल में पढ़ाया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि सीखना समृद्ध हो सकता है यदि। तो सीखना किसमें समृद्ध हो सकता है? कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। बी ऑप्शन है कि शिक्षण विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करे। फिर है नेक्स्ट की कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, या फिर वास्तविक दुनिया से उदाहरण को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया में को यहाँ पर सुगम बनाए। तो देखो, जब वो यहाँ पर लर्निंग कर रहे हैं, सीख रहे हैं कुछ, तो वो यहाँ पर जो है इफ़ेक्टिव तरीके से कब सीख पाएंगे? जब वो वास्तविक दुनिया से उदाहरण को कक्षा में यहाँ पर टीचर जो है वो ले करके आएगा और विद्यार्थी क्या करेंगे, वहाँ पर आपस में बातचीत करके उसके सलूशन पर पहुँचेंगे और शिक्षक जो है एक सुकम करता मतलब कि फैसिलिटेटर का वहाँ पर काम करेगा कि जहाँ पर बच्चों को ना समझ आए तो टीचर वहाँ पर समझाए, तब वो बच्चे जो है सीखना जो है समृद्ध हो सकता है, बहुत अच्छे तरीके से वो यहाँ पर लर्निंग कर पाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? डी ऑप्शन जो है 8th क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। आपको ये बताना है कि सीखने की प्रक्रिया की विशेषता जो है वो नहीं आपको मानना है। कौन से ऑप्शन में? तो सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है ये, तो यहाँ पर नहीं मानना है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर है सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, तो बिल्कुल आप कोई एक एम लेंगे उसी के हिसाब से तो आप सीख पाएंगे, तो ये लक्ष्योन्मुखी होता है, बिल्कुल ये सही है, तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा है। फिर है ये अनअधिगमक भी सीखने की प्रक्रिया है। अगर आप अधिगम नहीं कर रहे हैं फिर भी आप कुछ सीख रहे हैं, जैसे आप कॉलेज से या फिर बच्चा स्कूल से जब घर जाता है तो वो उसके रास्ते में बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती हैं जो कि जिनसे वो क्या करता है, कुछ ना कुछ सीखता है। तो यहाँ पर अनअधिगमक भी जो है वो सीखने की प्रक्रिया होती, तो ये भी सही है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। इसका मतलब है डी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, गलत हो यहाँ पर है, इसलिए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। क्या आप जो या फिर कोई बच्चा है वो केवल स्कूल में ही सीखता है? वो ऐसा तो नहीं है, वो अपने घर पर भी सीखता है, अपने मोहल्ले में सीखता है, समाज से सीखता है। जब वो स्कूल से या विद्यालय से घर जाता है तब भी कुछ ना कुछ सीखता है, इसलिए क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी यहाँ पर क्या होंगे। तो ए ऑप्शन है कि विद्यार्थी के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता यहाँ पर की जानी चाहिए। बी ऑप्शन है कि विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य मतलब कि सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। सी ऑप्शन है कि विद्यार्थी के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। फिर डी ऑप्शन है कि विद्यार्थी को निचले स्तर के कार्य करने की यहाँ पर छूट मिलनी चाहिए। तो अगर कोई यहाँ पर 5वीं कक्षा का दृष्टिबाधित विद्यार्थी मतलब कि उसको अगर दिखाई नहीं देता है तो आप क्या कर सकते हैं कि विद्यार्थी के साथ कक्षा में सामान्य रूप से आप व्यवहार करेंगे और वहाँ पर उसको श्रव्य मतलब कि सुनने वाली जो सीडी होती है उसके माध्यम से आप सहायता प्रदान करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन ही आपका जो है 10 क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा बच्चों की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है। आपको ये बताना है कि यहाँ पर जो बालक होते हैं उनके सामाजिक और मनोवैज्ञानिक जो उनकी आवश्यकताएं होती हैं उनसे कौन सी यहाँ पर जो ऑप्शन में दी गई हैं कौन सी चीज़ जो है उनसे जुड़ी हुई नहीं है। चलिए ए ऑप्शन है कि संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। फिर है बी ऑप्शन की शरीर में अपशिष्ट पदार्थ का नियमित रूप से बाहर निकलना या फिर सानिध्य संगति की आवश्यकता। डी ऑप्शन है कि सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। तो यहाँ पर क्या है कि सामाजिक मनोविज्ञान आवश्यकता की शरीर से अपशिष्ट पदार्थ का नियमित रूप से बाहर निकलना, तो इससे जो है उसका यहाँ पर कोई भी संबंध नहीं है मनोवैज्ञान से और समाज से, तो इसलिए क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। देखो आपको ये बताना है, क्वेश्चन ये कह रहा है
कि बालक का जो संज्ञानात्मक विकास, जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, वो सबसे बेहतर तरीके से कहाँ पर होता है? विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण में होता है। बी ऑप्शन है कि सभागार में होता है। सी ऑप्शन है कि घर में होता है या फिर खेल के मैदान में होता है। तो देखो, जब बालक विद्यालय और कक्षा का जो पर्यावरण होता है, अगर वो सबसे बेहतर होगा तो बच्चा जो है वहाँ पर जो उसकी प्रॉब्लम होगी उसको सलूशन कहाँ पर मिलेगा? क्लास के एनवायरनमेंट से मिलेगा या फिर स्कूल से मिलेगा, विद्यालय से मिलेगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, यही ऑप्शन जो है ए वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। यही जो है सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। किसको यहाँ पर एक अच्छे तरीके से शिक्षण का संकेतक माना जा सकता है? ए ऑप्शन है कि शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य। बी ऑप्शन है कि विद्यार्थियों द्वारा यहाँ पर प्रश्न पूछना। सी ऑप्शन है कि कक्षा में एकदम खामोशी या फिर कक्षा में अधिकतम यहाँ पर उपस्थिति। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा? तो जो सबसे अच्छा अभिप्रेरित यहाँ पर शिक्षण जो है वो विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, क्योंकि जब बालक प्रश्न पूछते हैं तो वो सक्रिय रूप से, इसका मतलब है कि वो सक्रिय रूप से क्लास में यहाँ पर अवेलेबल होते, उपस्थित होते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? आपको ये बताना है कि अगर कोई इंटेलिजेंट बालक है तो उसका कौन सा लक्षण नहीं है। ए ऑप्शन है कि वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। तो ये तो होना चाहिए, तो क्या ए ऑप्शन हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं हो सकता, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन है कि वह जो अमूर्त रूप से सोचता है। बिल्कुल, जो अगर इंटेलिजेंट बालक है तो वो अमूर्त रूप से भी सोचता है, इसलिए ये भी होगा, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा है आपका। सी ऑप्शन है कि वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, तो बिल्कुल यहाँ पर होना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन है कि वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। कि क्या हम रटने की क्षमता को बुद्धिमान बच्चे की यहाँ पर जो है उसकी कह सकते हैं प्रॉपर्टी मान सकते हैं, उसके गुण मान सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी ऑप्शन ही निगेटिव सेंस दे रहा है, तो डी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? तो ये किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि जो बालक होते हैं वो यहाँ पर एक नन्हे वैज्ञानिक होते हैं और अपने जो है समझ का या फिर अपने ज्ञान का सृजन वो खुद करते हैं या फिर स्वयं करते हैं। तो पावलोव ने कहा था, कोहलबर्ग ने कहा था, स्किनर ने कहा था या फिर पियाजे ने कहा था? तो ये पियाजे ने कहा था, इसलिए क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का। पियाजे कहते हैं कि जो बालक होता है वो एक नन्हा वैज्ञानिक होता है और अपने ज्ञान की या फिर अपने समझ की जो सृजन होता है या फिर अपने ज्ञान की रचना जो है वो स्वयं करता है, इसलिए क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती है लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है, यह क्या दर्शाता है? ए ऑप्शन है कि शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। बी ऑप्शन है कि कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। सी ऑप्शन है कि उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलनी चाहिए या फिर विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का यहाँ पर अवसर देता है। तो देखो, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती, इसीलिए क्या है, वो विद्यालय में ज़्यादा बात करती है, क्योंकि बालक वहीं पर जो है अपने स्वतंत्र तरीके से विचारों का उद्गम करते हैं या फिर वो दूसरों के समक्ष जो है रखते हैं अपने विचारों को, जहां पर उनके विचारों को जो है मान्यता मिलती है, इसलिए क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है 16 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ यहाँ पर संबद्ध है? चलिए बताइए, यहाँ पर 17 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान या फिर शिक्षा समाजशास्त्र। तो देखो, यहाँ पर क्वेश्चन जो कह रहा है वो विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास। अगर हम यहाँ पर विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझ रहे हैं, इसका मतलब है शिक्षा मनोविज्ञान होगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की तो ज़रूरत ही नहीं है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या करती है? कि पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग कर देती है,
या फिर शिक्षार्थियों का एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है। सी ऑप्शन है कि शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, या फिर शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को यहाँ पर पैना कर देती है। चलिए बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो सीखने की प्रक्रिया में जो अभिप्रेरणा होता है वो क्या करता है कि शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि को यहाँ पर इंटरेस्ट का विकास कर देता है, अभिप्रेरणा। इसीलिए क्या हो जाता है यहाँ पर सी ऑप्शन जो है 3 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल उम्मीद है आपको यहाँ तक सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको यहाँ पर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिए। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली किसकी ओर यहाँ पर संकेत करती है। तो आपको बताना है कि जो यहाँ पर पाठ्यचर्या शब्दावली है, जो शब्द है पाठ्यचर्या, वो किसकी ओर यहाँ पर संकेत करता है, ये आपको बताना है। तो विद्यालय का संपूर्ण पाठ्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। बी ऑप्शन है मूल्यांकन प्रक्रिया। सी ऑप्शन है कि कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री, या फिर शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। चलिए पाठ्यचर्या जो यहाँ पर शब्द है वो जो है यहाँ पर संकेत कर रहा है कि विद्यालय का जो संपूर्ण पाठ्यक्रम होता है जिसमें जो विद्यार्थी होते हैं प्रतिदिन वो जो है अनुभव प्राप्त करते हैं यहाँ पर। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और लास्ट क्वेश्चन है कि निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। तो यहाँ पर निचली कक्षाओं में जो शिक्षण की खेल पद्धति होती है वो किस पर आधारित है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन है कि शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर है। बी ऑप्शन है कि विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर है। सी ऑप्शन है कि शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर, या फिर शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर। तो यहाँ पर जो निचली कक्षाएं होती हैं उसमें विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है यहाँ पर खेल पद्धति। तो इसलिए क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये 20 क्वेश्चंस आपके इस प्रैक्टिस सेट 1 के थे। यहाँ पर मैं सीडीपी लेवल 1 और लेवल 2 की मैंने इसमें कराई है। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं जब आगे यहाँ पर वीडियो कराऊंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं होगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।